मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। 22 मई 2020 का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ अध्ययन में लग गए होंगे। और जहाँ तक मेरा ये भी मानना है कि इतिहास की जो क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके मन मस्तिष्क में एक छाप जरूर छोड़ रही होगी। हम लोगों ने इतिहास में अब तक प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, उसके बाद मध्यपुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल डिस्कस कर लिया है मित्रों। नवपाषाण काल में समाधान की जो विधियाँ थीं वो मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बता दिया था। तो एक चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है कि आप लोग भी सोचिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जितना चिंतन आप करेंगे उतने ही अच्छे व्यू निकल के आपके सामने आएंगे। क्योंकि अध्ययन करना एक नॉर्मल चीज़ है, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन बस चंद लोगों का होता है। तो क्या चंद लोगों के पास कोई चाबी होती है सिलेक्शन की? नहीं, उनका तरीका अच्छा होता है, उनका टेक्निक अच्छा होता है, उनकी स्टडी करने का लेवल अच्छा होता है। तो मित्रों, नवपाषाण काल में मैं आपको एक बार फिर से ले चल रहा हूँ। नवपाषाण काल में मनुष्य सभ्यता, संस्कृति की तरफ बढ़ जाता है, समूह बना के रहना सीख लेता है और मानव कुल मिला के एक मानव की जो परिकल्पना होती है उसमें वो काफ़ी खरा उतरने लगता है। तो जब नवपाषाण काल में मानव सभ्य हो जाता है, समूह बना के रहने लगता है, तब कई प्रकार की संस्कृतियों का निर्माण होता है। और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्हीं संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता निकल के बाहर आई, या इन्हीं संस्कृतियों के माध्यम से सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ, या इन्हीं संस्कृतियों में से कोई एक संस्कृति ऐसी थी जो इतनी डेवलप हो गई कि इतने बड़े सिंधु सभ्यता का निर्माण करने में उसका सहयोग रहा है। तो आज नवपाषाण काल के बाद हम डिस्कस करेंगे बोर्ड पे लिखे इस टॉपिक पर ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का समय था 2800 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक। ताम्रपाषाण काल जैसा नाम से ही आपको लग रहा है, ताम्र धन पाषाण, मतलब तांबे के साथ साथ पाषाण भी साथ में रहा। इस काल को ताम्रपाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में तांबे के साथ साथ पाषाण उपकरण भी मिले हैं, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ये काल सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल, मतलब समानांतर चलता था। ये काल 2800 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक का इतना लंबा समय है। तो ऐसा माना जाता है कि ताम्रपाषाण काल सिंधु सभ्यता के साथ साथ चला। और कौन सी संस्कृतियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको पढ़ना जरूरी है, जिनको जानना जरूरी है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली संस्कृति हमारी है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, इसका समय था 2800 से 1500 ईसा पूर्व। ये संस्कृति सबसे ज़्यादा प्राचीनतम संस्कृति थी और इस संस्कृति का जो स्थल था वो राजस्थान माना जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा आहार संस्कृति से मिला है, इसीलिए इसको ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है, तो आप लोग सीधा सीधा जानेंगे कि आहार संस्कृति को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन उठेगा कि सबसे प्राचीन संस्कृति कौन थी, ऑप्शन दे दिया जाएगा आहार, कायथा, सावलदा, प्रभास। तो आप आहार संस्कृति सबसे प्राचीन थी, मैंने आपको बताया, तो आप आहार संस्कृति पर टिक करके चले आएंगे, आपका प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। दूसरी संस्कृति थी कायथा संस्कृति, जिसका समय था 2400 से 1700 ईसा पूर्व। ये मध्य प्रदेश राज्य में इस संस्कृति का पता चलता है और इस संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता की कनिष्ठ के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कनिष्ठ के रूप में जाना जाता है। अगली संस्कृति है सावलदा संस्कृति, जिसका समय चला है 2300 से 2000 ईसा पूर्व। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका प्रमाण मिलता है। चौथी संस्कृति है प्रभास संस्कृति, जो 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व चली है, जिसका प्रमुख स्थल गुजरात है। आइए पांचवी संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो मालवा संस्कृति।
मालवा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व में नर्मदा घाटी में इस संस्कृति का पता चलता है। और इस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं एरण, नागदा, नौदा टोली। एरण, नागदा और नौदा टोली। यहाँ के मृदुभांड मित्रों बहुत ही उच्च स्तर के थे और सबसे पहले पाया जाने वाला जो मृदुभांड था, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वो लाल रंग का था। अब आते हैं छठवीं संस्कृति पर, जिसका नाम है रंगपुर संस्कृति। ये संस्कृति चली है 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। ये खंभात की खाड़ी में इसका साक्ष्य मिला है। धौली और कालूभर नदी के किनारे, धौली और कालूभर नदी के किनारे इस संस्कृति का पता हमको चलता है। सातवीं संस्कृति के बारे में बात करूंगा मैं, तो ये जोरवे संस्कृति है। 1300 से 900 ईसा पूर्व चली है। महाराष्ट्र में इसका पता चलता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में इसका पता चलता है। मित्रों, ये वो संस्कृति है, ये संस्कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण जोरवे संस्कृति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बस्ती निवास की सबसे ज़्यादा साक्ष्य हमको जोरवे संस्कृति से मिलते हैं। यहाँ से सबसे अधिक बस्ती का साक्ष्य मिलता है। और मित्रों, अहमदनगर जिले से हमको एक घर मिलता है जहाँ पर 5 कमरे और एक आयताकार बैठकाकार एक आयताकार बैठक भी मिला है। वहाँ से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सरदार लोग निवास करते थे, ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है। और गणेश पूजा का प्रमाण भी महाराष्ट्र के इनाम गांव से हमको गणेश पूजा का भी प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। तो ये सारी संस्कृतियों के निर्माता, ये मेरा पर्सनल खुद का मानना है कि ये इन सारी संस्कृतियों के निर्माता कहीं ना कहीं से नवपाषाण कालीन मानव ही थे। क्यों? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि नवपाषाण काल में जब मानव सभ्य हुआ तो संस्कृति की तरफ बढ़ा, और यही से जब सभ्यता का निर्माण होकर मानव संस्कृति की तरफ बढ़ता है, तो हमें लगता है, मेरा मानना है कि उस समय का मानव समूह में बट गया और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चला गया। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में मित्रों वो चला गया और अलग अलग क्षेत्रों में जाके उसने अलग अलग संस्कृति का निर्माण किया। हम ऐसे लिखेंगे मेंस में, हम ऐसे लिखेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि अपना विचार आपको प्रस्तुत करना है मेंस में। आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप किसी किताबी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते मित्रों, आपका नंबर कट जाएगा। आप अपनी भाषा में लिखिए और सोचिए, चिंतन करिए कि नवपाषाण काल में जब मानव सभ्य हो गया तो सभ्य होकर क्या एक ही जगह रह गया? नहीं रह गया ना। मानव जरूर भारत के कोने कोने में गया होगा, समूह बनाया होगा, और तमाम प्रकार की संस्कृतियां इस बात का वक्तव्य का द्योतक है कि मानव ही इन सभी संस्कृतियों का निर्माता है। और इन्हीं संस्कृतियों में से कोई एक संस्कृति इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि आगे चलकर उसने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया, जो भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। टेक्नोलॉजी के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थान ही नहीं है मित्रों। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास, ऐसी नगरीय प्रणाली भारत के पास, ऐसी व्यवस्था भारत के पास, ऐसी प्रौद्योगिकी भारत के पास थी, ऐसी सभ्यता भारत के पास थी जिसका पूरे विश्व में ऐसी सभ्यता किसी के सामने प्रस्तुत नहीं होती है, किसी भी देश के सामने ऐसी सभ्यता निकलकर सामने नहीं आती है जैसी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। यहाँ तक कि वर्तमान में जो वर्तमान का भारत है वो भी उस टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं कर पा रहा है। वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर भारत में वर्तमान में कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बना है? वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ है मित्रों। चंडीगढ़ की वो जो व्यवस्था है, नगरीय व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं से सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती हुई प्रतीत होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विषय है वो आज नहीं मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। मेरा मानना है कि देखिए, ज़्यादा पढ़ाने से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं और आदमी बोर हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा चीज़ें आदमी पढ़ता है तो सहजता से वो पढ़ सकता है और घर पे बैठ के वो बोर भी नहीं होगा
देखिए मित्रों, मैं बोलता रहता हूं, तो जैसे कोई चीज़ आप नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, और मेरी शुरू से जो वीडियो है इतिहास पर, उसको आप शुरू से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखते चले आएंगे, तो आपका प्राचीन इतिहास, आपका इतिहास का जो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। तो इसको पॉज कर लिया कीजिए और बातों को नोट कर लिया कीजिए, फिर उस पॉज को ऑन कर लिया कीजिए, रिप्ले करके आप वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे तो मेरा ये मानना है कि अगर 2-3 बार आप रिपीट कर लेंगे वीडियो को तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे समझाने का तरीका शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। तो मित्रों, आज हमारा जो विषय था वो ताम्रपाषाण काल, और जो ताम्रपाषाण काल ऐसा काल था जो सिंधु सभ्यता के साथ साथ चला। उसके बाद कौन कौन सी संस्कृतियां थीं बोर्ड पर लिखी हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और मैं फिर से एक बार तहे दिल से उन सभी सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने फ्यूचर IAS अकेडमी और वे टू सक्सेस की टीम को इतना सारा प्यार दिया, सब्सक्राइब किया और चैनल को अच्छे अच्छे कमेंट किए। और मैं उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन विद्यार्थियों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299033374 पर लिख कर मुझ तक पहुंचाया। वो विद्यार्थी जो प्रश्न का उत्तर लिखकर मुझ तक पहुंचा रहे हैं, ये 100% श्योर है कि उनका सिलेक्शन भी होना है, क्योंकि जो जागरूक है मित्रों वही लिखेगा। और जो सीरियस कैंडिडेट है, मैंने आपसे क्या कहा कि क्लास में 1000 विद्यार्थी होते हैं लेकिन उसमें से 5 ही IAS बनते हैं, 995 क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जो वो फॉलो नहीं कर पाते, और वो 5 इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो उन कमियों को अपने अंदर आने नहीं देते। देखिए, निरंतरता एक अलग चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, आप 2 घंटे पढ़िए मित्रों, पर डेली पढ़िए। ये नहीं कि आज हम 10 घंटे पढ़ लिए फिर एक हफ्ते पर सो गए, एक हफ्ते घूमने टहलने बिता दिए, फिर हम अगले 7 दिन बाद हमें जोश आया, हमने फिर 10 दिन पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को डेली पढ़ना है और डेली के समसामयिक घटनाक्रम को नोट करना है। डेली क्या हो रहा है इसको जानना है और करंट से जुड़े रहना है, क्योंकि मैंने कल के विषय में भी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रश्न समसामयिकी से पूछे जाते हैं, करंट से जोड़ के पूछे जाते हैं। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग करंट टॉपिक से जुड़े रहिए, और एक मैगजीन जो भी आपको इजी लगती हो आप उसको ले लीजिए, उसका पर डे 2 पेज पढ़िए। और मैगजीन पढ़ने का जो सही तरीका है वो मैं अपने एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें UPSC और PSC के बच्चों को बताऊंगा कि मैगजीन पढ़ी कैसे जाती है, और बताऊंगा कि संपादकीय चीज़ों पर लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग के कुशल मंगल की कामना करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे, इसमें आपका फ़ायदा है, बार बार कह रहा हूँ। और कोरोना के संकट काल में मित्रों बच के रहें, क्योंकि जितना आप बचेंगे उतना सही स्वास्थ्य आपका रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। कोरोना से घबराने की ज़रूरत एकदम नहीं है, बस जहाँ रहिए अध्ययन में लिप्त रहिए और बाहर निकलने की ज़्यादा कोशिश ना करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ये इतिहास की क्लास समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।